ऑल इन स्ट्रैटेजी अब आपको अपनानी पड़ेगी, आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा और इस जर्नी में हम आपके साथ हैं। ओवरऑल अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो केस स्टडीज का वेटेज आपके किसी भी और सब्जेक्ट या डिसिप्लिन से ज्यादा है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे, जिनको अगर आप दिमाग के अंदर रखते हैं, बार बार दिमाग में अपने दोहराते हैं, जल्दी से फटाफट स्कैन करते हुए मोटा मोटी पढ़ी, और ये प्रैक्टिस से आएगा, जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आप करते हैं सीसैट के। तो अगर आप इस साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेक श्योर एटलीस्ट 3 से 4 फुल लेंथ पेपर आप लिखें। नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम 50 केस स्टडी। हेलो एवरीवन, आई एम अतुल गर्ग, योर फैकल्टी फॉर एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। नाउ सी, योर प्रीलिम्स रिजल्ट्स आर आउट और अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई है। दिस इज द टाइम व्हेन योर प्रिपरेशन शुड बी इन फुल स्विंग। दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू पुट ऑल योर एफर्ट इन। ऑल इन स्ट्रैटेजी अब आपको अपनानी पड़ेगी, आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा और इस जर्नी में हम आपके साथ हैं। अब अगर हम एथिक्स की बात करें, नाउ दिस हैपेंस टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर ऑफ योर मेंस एग्जाम। जैसा कि आपने लास्ट ईयर देखा, ये ज्यादातर टॉपर्स के आप मार्क्स देख लीजिए, मैक्सिमम मार्क्स उनके एथिक्स में ही आए हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर के 2 साल के अगर हम रैंक पॉइंट की बात करें तो बोथ ऑफ देम हैव स्कोर्ड मोर देन 140 इन एथिक्स। इनफैक्ट एथिक्स की वजह से ही उनकी रैंक 1 आई है। और ये ऐसा पेपर है जहां पर हम थोड़े एफर्ट के साथ आराम से 20 या 30 मार्क्स का इंक्रीज कर सकते हैं। और एथिक्स की बात करें तो उसका एक स्पेसिफिक पार्ट आता है केस स्टडीज। केस स्टडीज की अगर हम वेटेज देखें तो अराउंड 120 मार्क्स की आती है। 20 मार्क्स के 6 केसेस आते हैं, विच लीड्स टू 120। ओवरऑल अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो केस स्टडीज का वेटेज आपके किसी भी और सब्जेक्ट या डिसिप्लिन से ज्यादा है। अगर हम बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो ज्यादा वेटेज खाली केस स्टडीज का ही है। और जैसा मैंने कहा, आप इजीली इसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के साथ चेंज करें तो आराम से 10-15 नंबर टोटल में खाली केस स्टडीज में बढ़ा सकते हैं। नाउ सी, बच्चों को केस स्टडीज में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं, एंड दिस वीडियो इज अबाउट रिजॉल्विंग दोस क्वेश्चंस ओनली। जैसे जो पहला सवाल जो बच्चे मुझसे पूछते हैं वो ये है कि हाउ वी कैन मेक आर आंसर्स ऑफ जीएस पेपर 4। मतलब कैसे, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का कोई केस स्टडी है, जैसे लास्ट ईयर नक्सलिज्म के ऊपर एक आया था, फिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी आया था। तो बच्चे क्या करते हैं, पेपर 3 का अपना नॉलेज उसके अंदर डालना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कैसे हम अपने आंसर को एथिक्स का आंसर बनाएं। तो इसके लिए जो की टर्म्स हैं हमारे, वो टर्म्स आपको, वो अप्रोचेस आंसर के अंदर यूज करनी पड़ेगी। नाउ व्हाट आर दीज अप्रोचेस? ये बेसिकली कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं। जैसे मैथ्स का सम आप सॉल्व करते हैं तो कुछ फॉर्मूले रहते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटेग्रिटी, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री। तो ठीक उसी तरीके से हमारे ये कुछ आइडियाज हैं। जैसे अगर मैं इनको लिस्ट डाउन करना चाहूं तो दीज आइडियाज कैन बी, जैसे सबसे पहले आता है यूटिलिटेरियनिज्म, जिसका मतलब है मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। क्योंकि गवर्नमेंट सबको खुश नहीं कर सकती, तो उसकी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो खुश कर सके, और इसलिए यूटिलिटेरियनिज्म इज अ मोस्ट यूज्ड अप्रोच बाय द गवर्नमेंट। तो आप भी क्योंकि गवर्नमेंट का पार्ट बनने वाले हैं, सो यू हैव टू यूज दिस अप्रोच इन योर आंसर, और सबसे ज्यादा आपको यही करनी है। इस अप्रोच के अंदर हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, लोग खुश होंगे या उनको हार्म होगा, और लॉन्ग टर्म के अंदर क्या रिपरकशंस रहेंगे। फिर बात करें तो राइट्स अप्रोच, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमको फंडामेंटल राइट्स देती है तो उनको सेंटर में रखना बहुत जरूरी है। राइट्स में कितने ही नए राइट्स आजकल आ रहे हैं, राइट्स टू, अभी जैसे डिजिटल एक्सेस टू सर्विसेज, राइट टू इंटरनेट एक्सेस, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू डिस्कनेक्ट, राइट टू वॉक,
बहुत सारे कुछ नए राइट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और आर्टिकल 21 है, बाकी फंडामेंटल राइट्स तो है ही आपकी, तो उनको आपको अपने आंसर्स में यूज करना है। फिर आ जाता है जस्टिस अप्रोच। बेसिक आपने पॉलिटी में पढ़े हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। आर्टिकल 14 आपको बताता है दैट इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली, ओके, गिविंग पीपल व्हाट दे डिजर्व, यही जस्टिस का मीनिंग है। तो कैसे इस आइडिया को आप अपने केस स्टडीज में यूज करेंगे कि कौन से स्टेक होल्डर्स के साथ इंसाफ हो रहा है, किसके साथ नाइंसाफी हो रही है। फिर आ जाता है आपका कॉमन गुड अप्रोच, कि क्या क्या कॉमन गुड्स हैं, जैसे सोशल कैपिटल, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, क्लीन एनवायरनमेंट, गुड हेल्थ सिस्टम, तो ये सब कॉमन गुड्स हैं। हमारे डिसीजन का इन कॉमन गुड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वर्चू अप्रोच, कि हम किस प्रकार का इंसान बनना चाहते हैं और किस प्रकार का इंसान बन जाएंगे अगर हम कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेंगे, तो ये वर्चू अप्रोच आती है। इसके अलावा कांस कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, इसमें दो प्रिंसिपल्स आते हैं हमारे, दैट वर्क ऑन दैट लॉ विच कैन बी द यूनिवर्सल प्रिंसिपल, और सेकंड लॉ कहता है दैट ह्यूमन शुड बी यूज्ड एज एंड रादर देन जस्ट मीन। तो ये कई सिचुएशन में हमारे काम आते हैं। इसके अलावा जेएस मिल हार्म प्रिंसिपल, ये बताता है कि कब राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। जो आर्टिकल 19 आपको राइट देता है, साथ में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। तो हार्म प्रिंसिपल से हम डिसाइड कर सकते हैं व्हेन वी कैन पुट दीज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। इसके अलावा गांधी टैलिस्मैन, जो बात करता है सर्वोदया टू अंत्योदया की, बेनिफिट ऑफ द लास्ट लेग ऑफ द सोसाइटी, कि हमारे डिसीजन का गरीब व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा अप्रोच आती है जैसे नेशनलिज्म। अक्सर हमारे इंटरनेशनल सिचुएशंस बेस्ड केस स्टडी के अंदर इस अप्रोच को यूज किया जाता है कि नेशनल इंटरेस्ट को हम प्रायोरिटी देंगे, मगर नेशनल इंटरेस्ट को हम लोग ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिफाइन करेंगे। इसके अलावा गुरु नानक अप्रोच, गुरु नानक अप्रोच कहती है कि जब भी कुछ करें तो ये सवाल खुद से पूछें कि विल आई बी एबल टू जस्टिफाई इट इन फ्रंट ऑफ गॉड, विल इट विथस्टैंड हिज स्क्रूटनी, कि ऊपर जब जजमेंट डे पे ऊपर ईश्वर के आगे प्रस्तुत किया जाएगा तो उसके सवालों का जवाब दे पाएंगे हम। तो अगर ये पूछेंगे तो गलत काम आप नहीं करेंगे। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे अप्रोचेस हैं, जैसे विवेकानंद जी का अप्रोच है सोसाइटी फर्स्ट, कन्फ्यूशियस, ये चाइनीज स्कॉलर थे, उनका गोल्डन रूल आता है that do to others what you want others to do to you। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे, जिनको अगर आप दिमाग के अंदर रखते हैं, बार बार दिमाग में अपने दोहराते हैं, तो आपको वो एथिकल पर्सपेक्टिव, एथिकल व्यूज अपने आंसर के लिए मिलेंगे। प्लस जब आप ऑप्शंस लिखते हैं तो उनके एनालिसिस के लिए भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि एनालिसिस आपको इन्हीं स्कूल्स के बेस पर करना है। तो चीजें बहुत आसान है, आपको बस ये फॉर्मूले दिमाग के अंदर रखने हैं और उनको चलाना है बार बार। तो ये सॉल्यूशन है पहली प्रॉब्लम का, कि कैसे अपने आंसर्स को जीएस पेपर 4 का बनाए, उसमें एथिक्स कैसे लेकर आए। एथिक्स का तड़का लगाना बहुत जरूरी है। दूसरा जो परेशानी हमको देखने को मिलती है कि कैसे हम इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स अटक जाते हैं। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन कैसे लिखें, ये एक मेजर प्रॉब्लम मैंने देखा है स्टूडेंट्स के साथ, जो दो दो मेंस लिख चुके हैं उनके साथ भी ये परेशानी क्यों आती है। क्योंकि बिकॉज पीपल हैव अ वेरी नैरो कंसेप्शन, नैरो वे ऑफ लुकिंग एट द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन की बेसिक सोल और थीम को समझ ही नहीं पाते।
वो अगर आपके पास है तो आप बहुत ही आसानी से इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन लिख सकते हैं। प्लस जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी ने आज तक पूछे हैं वो कुछ 12-15 थीम्स के ऊपर पहुंचे। हाँ, दो एक एक्सेप्शंस आपको मिल सकते हैं, बट ज्यादातर आपकी कुछ थीम्स हैं, जैसे जेंडर इश्यूज, ये काफी पॉपुलर थीम है। लास्ट ईयर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था आपका। जेंडर इश्यूज के अंदर आ सकते हैं कि किसी महिला का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, एक स्टार परफॉर्मर कर रहा है बीइंग अ सीईओ, आप उस परफॉर्मर के ऊपर क्या एक्शन लेंगे, कि व्हाट प्रॉब्लम्स वुमेन आर फेसिंग इन दी वर्क इन्वायरमेंट। ठीक है, अनइक्वल पे का कुछ केस आ सकता है, ग्लास सीलिंग का केस आ सकता है। तो ये सब जेंडर इश्यूज है। तो कोशिश करिए अपने दिमाग में कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपके पास होनी चाहिए जेंडर इश्यूज के लेते हुए। जैसे वन इज नॉट बोर्न अ वुमन बट रादर बिकम्स अ वुमन, ओके, दैट द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन हाउ वुमेन आर ट्रीटेड। तो बतेरे कोट्स ऐसे हैं जो आपने अपने सोसाइटी वगैरह में पढ़े होंगे। एक मोटा मोटी एक रफ आइडिया दिमाग में लेकर चलिए कि कैसे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखना है। तो चाहे वो जेंडर इश्यूज हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज आपके आ जाते हैं कि इकोलॉजी देखें कि इकोनॉमी देखें, मैन वर्सेस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की सपोज आप डीएम हो, दिल्ली में कुत्तों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्ट्रीट डॉग्स की बेसिकली, तो कैसे आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे। जो डॉग लवर्स हैं, पेटा वाले बोल रहे हैं कि नहीं इनको कुछ नहीं कर सकते, गॉट इट। तो इन्वायरमेंट इश्यूज हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में आप हमेशा लिखें कि इंटरनेशनल सिचुएशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स, देयर इज नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट बट इट्स अ बिग सी ऑफ ग्रे। तो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हमको डिसीजन लेना होता है। बन गया आपका इंट्रोडक्शन। तो इंटरनेशनल केसेस हैं आपके, फिर करप्शन के केसेस आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। करप्शन के ऊपर तो इतनी लाइन है, करप्शन इज एंटी नेशनल, मोदी जी ने बोला है करप्शन इज लाइक अ टर्माइट विच इज ईटिंग अवे द सिस्टम। तो ये सब आपको याद होना चाहिए इंट्रोडक्शन बनी बनाई रहने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने पढ़ा होगा एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। तो लिखिए जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड आल्सो बी सीन टू बी डन, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। तो ऐसे करके आइडियाज आपके दिमाग के अंदर हो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हैं। फिर पर्सनल डिलेमाज, जैसे एक इंडिविजुअल के लिए, एक आम नागरिक के लिए क्या डिलेमा आ सकता है कि आपका दोस्त कुछ गलत कर रहा है, आप उसको कैसे रोकेंगे। दोस्त चीटिंग कर रहा है एग्जाम में, आप रोकेंगे कि नहीं। आपके पड़ोसी बिजली चुरा रहे हैं, आप क्या करेंगे। आपके अपने कॉलेज में गलत काम हो रहा है, करप्शन हो रही है, आप उसको कैसे रोकेंगे। आपका बॉस महिलाओं के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा, आप क्या करेंगे। ये सब मॉरल डिलेमास के, पर्सनल डिलेमास के क्वेश्चन। ऐसे ही जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, लास्ट ईयर भी जैसे मैंने बताया कि पूछा गया था। इसमें क्या करें कि भाई these internal security issues are much more complex. Why? Because we have to fight with our own people. अपनों से समस्या हो तो मुश्किल होती है समाधान निकालने। बाहर वाले को तो भैया गोली मारो, आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं। अपने लोगों के साथ मीन्स और एंड्स दोनों ठीक होने चाहिए। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड, जैसे बताया मैंने आपको लास्ट ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आया था, बहुत टाइप के इस तरीके के सवाल रहते हैं कि तो आप लिखिए टेक्नोलॉजी इंटरनेट इज अ डबल एज स्वॉर्ड, इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लाइब्रेरी एज वेल एज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। कैसे एआई पे जब सवाल आया तो आप लिख सकते हैं दैट एआई इज गोइंग टू हैव मोर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी व्हाट फायर, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट हैड। तो ऐसे करके आपको अपने इंट्रोडक्शंस में, कंक्लूजन्स में इमोशंस को ऐड करना पड़ेगा। जेनेरिक इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स, आपको ओवरऑल थीम पहचान जाइए केस की, अपने आप इंट्रोडक्शन बन जाएगी। कुछ भी लिखिए, गाने तक लिखाते हैं लोग इंट्रोडक्शंस के अंदर और मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे अभी
वाटर कंजर्वेशन के ऊपर एक केस था, एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट टोल्ड दैट वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, एंड अपेरेंटली ही गॉट गुड मार्क्स। जैसे एक सवाल आया था सेक्शन ए में कि वाई यूथ आर नॉट एंटरिंग पॉलिटिक्स, तो स्टूडेंट टोल्ड दैट कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो ऑन दैट थीम ही रोड दी आंसर, ऑप्टिमिज्म पे हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। तो 10वीं 11वीं में भी तो गाने लिखते थे ना, यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल तरीके से गाने लिखो, तुम्हारा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अपने आप बन जाएगा। एंड द इवेलुएटर विल रिवॉर्ड योर इनोवेशन, योर क्रिएटिविटी। ये चीज टाइम एंड टेस्टेड है, पिछले 12 साल में 2000 से ज्यादा कॉपीज मैंने चेक की हैं, एंड आई हैव सीन सच स्टूडेंट्स गेटिंग गुड मार्क्स। ऑलराइट, तो ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम आ गया कि कैसे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है टाइम मैनेजमेंट। केस स्टडीज बहुत लेंदी पूछ रही है यूपीएससी, 350 से 400 वर्ड्स भी कभी कभी हो जाते हैं, और स्टूडेंट पैनिक कर जाता है इन बिटवीन। 15 मिनट आपको मिलते हैं एक आंसर लिखने के लिए, कई बार देख रहे हैं कि 10 मिनट तो आंसर ही पढ़ जाने में लग रहा है, तो 250 वर्ड 5 मिनट में कैसे कंप्लीट करें। तो देखिए, इसके लिए आपको आर्ट डेवलप करनी पड़ेगी, आर्ट ऑफ स्कैनिंग द कॉपी रादर देन रीडिंग इट। और ये चीज होती है प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, उतना क्या होगा कि आपको पूरे पूरे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक बेसिक उसकी जल्दी से थीम एक नोटिस करिए, और ज्यादा डिटेल्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। कई बार तो क्या होता है कि नीचे के जो 4 क्वेश्चन हैं, आप वो ऊपर का केस बिना पढ़े भी आंसर कर सकते हैं, जेनरिक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट स्कैन करते हुए मोटा मोटी पढ़िए, और ये प्रैक्टिस से आएगा। जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आप करते हैं सीसैट के, तो वो प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर काम आएगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि रेडीमेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन रखिए, थीम दिमाग में रखिए, अपने आप फटाफट आपके आंसर होने लगेंगे। शॉर्ट में लिखिए चीजों को, जरूरी नहीं अगर जैसे आखिरी के 1-2 केसेस बचे हैं तो ये नहीं कि भैया पूरा पूरा लिखना है, आप 150 ही वर्ड लिखिए, लेकिन मेन मेन बातें उसके अंदर आप अपनी लिखाइए। ठीक है, तो कुछ मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आप छोड़कर आ रहे हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, देन यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ रेस। तो छोड़ना नहीं है कोई भी सवाल, आंसर सारे करने, और ये प्रैक्टिस से ही संभव है। जो फॉर्मूला 1 का ड्राइवर होता है वो बचपन से 350 पे नहीं चलाता, वो भी 50 की स्पीड से चालू करता है, मगर धीरे धीरे विद प्रैक्टिस ही इंक्रीजेस हिज स्पीड। बाकी जो 2-3 मेथड्स हैं, तरीके हैं, वो मैंने आपको बताया। तो यूपीएससी का मेन ऑब्जेक्टिव लेंदी केस स्टडी का यही है कि आपको नर्वस कर सके, आपको पैनिक कर सके। वो आपने नहीं होना है, कामनेस अपनी मेंटेन रखनी है, और फटाफट पढ़िए केस को। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसमें कुछ मिस कर जाएंगे, या फिर पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, वो भी एक अच्छा तरीका है। तो आपका ये एक प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेजमेंट का, जो आप ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरा एक जो परेशानी है वो ये है, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर हम लोग सेक्शन ए पहले करें कि सेक्शन बी पहले करें। तो इसमें मेरा आपको सुझाव जनरली ये आप रखिए कि आप सेक्शन बी केस स्टडीज पहले करें, क्योंकि 20 नंबर का होता है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि केस स्टडी का आंसर आपको ना आए, वो आएगा ही आएगा आपको। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले 1-2 बिल्कुल नई केस स्टडीज को पढ़ के जाएं, सॉल्व करके जाएं, so that when you are attempting the first case your mind is already working on full capacity। तो इससे आपके जो इनिशियली 10-15 मिनट वेस्ट होते हैं वो आपके बच जाएंगे। तो मेरा सुझाव है कि आप सेक्शन बी से शुरू करें। उसके बाद क्या होगा ना, जब सेक्शन ए का पहला दूसरा आंसर लिखेंगे तो ऑलरेडी आपका दिमाग गर्म होगा, एंड यू विल बी एट योर प्राइम। और इवेल्युएटर तो पहले आंसर से पढ़ना शुरू करेगा, तो उसका पहला दूसरा आपका आंसर बड़ा अच्छा निकल कर आएगा। और ये बात फैक्ट है, आप जितने भी बड़े महान खिलाड़ी क्यों ना हो, पहला दूसरा आंसर अच्छा नहीं निकलता। ओके, तो इसलिए केस स्टडी से शुरू करें, बेटर रहेगा आपके लिए। फिर एक और जो प्रॉब्लम है, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ऑप्शंस कितने लिखें, और ऑप्शंस में अगर मेरिट्स डीमेरिट्स लिखने हैं तो कितने लिखें। तो इसके लिए सुझाव बहुत आसान है, एक बेसिक थंब रूल आपको फॉलो करना है कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 4।
कम से कम 2 ऑप्शन आप जरूर लिखिए और मैक्सिमम 4 ऑप्शंस आपको देने चाहिए, 3 ऑप्टिमम होते हैं, उससे ज्यादा मत जाइए। ठीक है। रही बात मेरिट्स डीमेरिट्स की, तो उसमें मैं कहूंगा कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, 3 से ज्यादा मत लिखिए और 2 से कम मत लिखिए, अजीब लगता है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है कि कितने ऑप्शंस लिखने हैं, क्या क्या कितने कितने पॉइंट्स डालने हैं। फिर एक परेशानी है कि स्टेक होल्डर्स का क्या करें। तो हमने जो कॉपी चेकिंग की, जो मार्क्स देखे बच्चों के, तो हमने ये पाया कि जो स्टेक होल्डर्स लिख रहे हैं उनको नंबर दिए जाए। कहीं ना कहीं यूपीएससी जो मॉडल आंसर प्रोवाइड करती है इवैल्यूएटर्स को, उसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो टू बी ऑन द सेफर साइड, आप 6 में से 3 केसेस के अंदर आप अपना स्टेक होल्डर्स लिख सकते हैं। ठीक है। और उनको लिखिए थोड़े अलग अलग स्टाइल से। जैसे एक तरफ आपने एक ये बॉक्स सा बना दिया, या फिर ये सन फॉर्मेशन आपने कर दी, तो थोड़ा डायग्रामेटिक स्टाइल से आप स्टेक होल्डर्स को लिख सकते हैं। गॉट इट। फिर एक और क्वेश्चन मेरे को आता है, आज भी क्लास में बच्चे पूछ रहे थे कि सर पैराग्राफ फॉर्म में लिखें या पॉइंटर फॉर्मेट में लिखें। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि तुम्हारे पास चॉइस है ही नहीं। अगर आपके पास पॉइंट ज्यादा है किसी चीज को लेके दिमाग में, तो पॉइंटर लिखेंगे, लेकिन अगर पॉइंट्स ही आपके पास 3 है तो आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखिए। आइडियल कंडीशन ये होती है कि आप मिक्स फॉर्मेट यूज करें। स्टार्टिंग कभी पॉइंटर से मत करिए, स्टार्टिंग हमेशा पैराग्राफ से करिए, एंड पैराग्राफ से करिए। ठीक है। बीच में हाँ आप पॉइंटर्स को लिख सकते हैं, तो जब मेरिट्स डीमेरिट्स लिख रहे हो तो पॉइंटर में लिख दीजिए। एथिकल डिलेमा जब ऊपर लिख रहे हो तो पॉइंटर्स में उसको लिख दीजिए। गॉट इट। कंक्लूजन की भी मैंने आपको बताया कि कई बच्चे कहते हैं कि सर आखिरी में कंक्लूजन लिखने का टाइम नहीं बचता। तो क्या करें, जो आपका लास्ट पॉइंट है उसी को कंक्लूजन बना दीजिए, उसके आगे लिख दीजिए लास्टली, और एक बढ़िया सा पॉइंट आखिरी के अंदर आप डाल दीजिए। तो इससे आपका ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो। बाकी 100 बातों की एक बात ये है कि बोर्ड पर केस स्टडीज के आंसर नहीं सीखे जा सकते। जब तक पेन उठा के कम से कम 50 केस स्टडी नहीं सॉल्व कर लेंगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अगर आप इस साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेक श्योर एटलीस्ट 3 से 4 फुल लेंथ पेपर आप लिखें। नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम 50 केस स्टडी। एंड आई विल एडवाइज यू अगेन, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू आर नॉट गिविंग मेन्स फॉर दिस ईयर, अगले साल की तैयारी मेन्स की आप अभी करिए। दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि आईएएस बनना है तो कभी ना कभी तो मेन्स आपको लिखना ही पड़ेगा। और अब खासकर हम बात करें तो इतनी फैसिलिटीज आप लोगों को अवेलेबल है, सब कुछ, हर तरीके की मदद आपको अवेलेबल है। ऑलराइट, so this was just a trailer of what we do in the Srijan program. As all of you know that 3W only IS conduct Srijan mains batch every year, और हर साल हमारे को इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, स्टूडेंट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। लास्ट ईयर भी there were more than 192 successful candidates from this program alone. खाली हम 2.5-3 महीने के लिए प्रोग्राम रन करते हैं, बच्चे आके हमसे जुड़ते हैं वॉलंटरीली बेसिस पर और अच्छा रिजल्ट पाते हैं, क्वालिटी कंटेंट वगैरह उनको मिलता है। इनफैक्ट हर तरीके की सुविधा जो स्टूडेंट्स को मिल सकती है वो हम इसके अंदर देते हैं। व्हाट मेक्स दिस प्रोग्राम यूनिक, आप देखेंगे तो इसके अंदर हम खाली ये नहीं बताते कि आपको क्या पढ़ना है, बल्कि ये भी बताते हैं कैसे पढ़ना है। तो प्रॉपर रूल्स और फ्रेमवर्क आपको मिलते हैं। फिर GS 1 2 3 की बात अगर हम करें तो क्वालिटी इनरिचमेंट क्लासेस आपको इसके अंदर मिलती है, मेंटरशिप आपको इसके अंदर मिलती है, क्योंकि GS फाउंडेशन जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। गॉट इट। और ये क्लासेस आपके वो व्यक्ति ले रहे हैं, जैसे विकास सर हैं, हिस्ट्री की क्लासेस ले रहे हैं, ही हैज ऑलरेडी क्लियर दिस एग्जाम ट्वाइस। एक बार IRS रहे, एक बार IPS रहे। ऐसे ऐसे मेंटर्स हैं, ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो 3-3 बार ये एग्जाम दे चुके हैं। So the people who are associated are the one who knows how to clear the mains exam. इसके अलावा लाइफ एथिक्स की क्लासेस,
मैं 11 सेशन आपके साथ लाइव लूंगा, इसके अंदर आप 1-to-1 मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। यहाँ पे टीचर्स जो मेंटर्स हैं आपको अपना नंबर देते हैं, आप 1-to-1 उनसे कांटेक्ट करिए, गूगल मीट करिए, व्हाट्सएप पे वीडियो करिए, हर तरीके की फैसिलिटी आपको प्रोवाइडेड है। तो लाइव क्लासेस हैं, आंसर राइटिंग यहाँ पर हो रहा है, टेस्ट यहाँ पे दे रहे हैं, इंडिविजुअल मेंटर्स आपको दे रहे हैं, लिखो लाइव का ऑप्शन यहाँ पर है। ज्यादातर जगह क्या रहता है, आप बीसीओ 1000 रुपए पे करते हैं और कॉपी सबमिट करते हैं, कौन बच्चा आपकी कॉपी चेक कर रहा है आपको पता भी नहीं होता, और 10-10 दिन बाद आपको कॉपी मिल रही होती है। तो वो कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, वो रटे रटाए कमेंट मैकेनिकल कमर्शलाइज कर दिया जाता है, मगर यहाँ पर आपको एक ह्यूमन टच दिया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी आर प्रोवाइडिंग दिस प्रोग्राम फॉर फ्री to all the students who have cleared their prelims this time. This program will be available to them for free. और इसका कारण क्या है, क्योंकि देखिए ये जो प्रोग्राम है ये हम लोग पैसे कमाने के लिए नहीं, रिश्ते बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं, और ये हमारी फिलॉसफी के भी लाइन है that good quality education should be provided to all and cost money should not become a factor in your failure, कि पैसे की वजह से आप फेलियर आपका ना हो, ये चीज हम इंश्योर करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आप फिल करिए और 1-to-1 हम लोगों से बात करिए, सारी प्रॉब्लम्स हम आपके साथ मिलकर रिजॉल्व करेंगे। तो आने वाले समय में आपका बस इतना ही काम है अगले 2 महीने कि आप सिर्फ पढ़िए, दिन के 12-14 घंटे आप काम करिए, बाकी चीजें स्ट्रैटेजी हो, कंटेंट हो, क्लासेस हो, सारी चीजें आप हम पे छोड़ दीजिए। वी आर देयर फॉर यू। आप भरोसा कीजिए खुद पर और हमारे पर भी। इन दी एंड मैं यही कहूंगा कि ये जो अगले 2 महीने हैं ये डिसाइड करेंगे आपके आने वाले समय को, आपके फ्यूचर को। सिर्फ देखिए एक ना एक पेन आपको जिंदगी में लेनी पड़ेगी, या तो पेन ऑफ डिसिप्लिन ले लीजिए या पेन ऑफ रिग्रेट ले लीजिए, और इसका रिग्रेट बहुत ज्यादा होता है। आप समझ रहे हैं, आज भी जब रिजल्ट आता है तो दिल के किसी कोने में चुभन होती है कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं पीडब्ल्यू को अक्सर बोलता हूं कि आप लोग हमारे टाइम में होते तो शायद मैं भी आज किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम होता। खैर अब समय है आप लोगों को डीएम बनाने का, so please allow us to be your Sherpas in your journey to conquer the mountain called civil services exam. Thank you.